नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। अकेले नौजवानों ने सरकार की बैंड बजा के रख दी है। सरकार परेशान है। राजीव जी ने वो खुलासे किए हैं, सुनकर हैरान रह जाएंगे। महाराष्ट्र में भी राजीव जी की धूम होती जा रही है। जरा आप भी सुनिए खुलासे क्या हैं। चलते हैं राजीव जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका। राजीव जी, मोदी जी पक्का आपके खिलाफ FIR कराएंगे। पता नहीं आपने कहां से कहा था ये छात्र और नौजवान विरोध की स्थिति में आएंगे और हजारों लाखों बच्चे आ गए जंतर मंतर पर। ये काकरोच पार्टी पता नहीं कहां से बन गई, क्रांति कर दी इस काकरोच पार्टी ने। आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे पूछना है कि यह नौजवानों का गुस्सा है या किसी मुकाम तक जाएगा। गलत गुस्सा आ रहा है। टीचरों के खिलाफ देश की पत्रकार अंजना ओम मोदी, ओहो क्षमा कीजिएगा, अंजना ओम कश्यप जी टीचरों को फालतू टाइप का कह रही थी। पूरे देश के टीचर सड़क पे आ गए। खान सर का बड़ा सम्मान है और खान सर के सम्मान में टीचर सड़क पर आ गए तो अंजना ओम, फिर मैं निकल रहा था मोदी, अंजना ओम कश्यप ने उन टीचरों पे और मुझ पे मुकदमा कर दिया। तो जरा बताइएगा कि मैं जेल, अंजना जी मुझे जेल भिजवाएंगी या बाहर ही छोड़ देंगी, ये भी मुझे बात करनी है। मुझे बात करनी है कि देश की राजनीति, आपने कहा था जुलाई से पहले संकट में आ सकती है सरकार, तो ये जो जैन जी, ये जो काकरोच आए हैं, इनका क्या भविष्य होगा, तमाम मुद्दों पर बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जबरदस्त बात ये, देश के जाने माने अभिनेता हैं मनोज वाजपेयी जी। और चांस की बात थी, वो मेरे घर आए थे, आप भी घर पे आए थे। आपने हनुमान जी की उनकी एक प्रतिमा भी उनको दी थी क्योंकि आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं। और मैंने, मनोज जी तो संकोची आदमी, पूछ नहीं रहे थे, मैंने आपसे पूछा कि मनोज जी की गवर्नर मूवी आ रही है, ये कैसी रहेगी। और आपने कहा था जून से मनोज जी के सितारे बदलने वाले हैं। और वही हुआ, गवर्नर का ट्रेलर आया है, उस ट्रेलर ने धूम मचा दी। एक ऐसा विषय जो मौजूदा राजनीति के संदर्भ में, देश के संदर्भ में अनोखा है। किसी ने, शायद मुझे याद नहीं आता कि रिजर्व बैंक पे गवर्नर पे इतनी शानदार मूवी बनाई होगी। मैं काम करता हूँ राजीव जी, आज पहली बार इस पिक्चर का ट्रेलर दिखाता हूँ दर्शकों को, जिससे समझ में आ जाए कि गवर्नर क्या है। और फिर दर्शक 12 जून को जाकर जरूर देखें क्या शानदार पिक्चर बनाई है, क्या शानदार एक्टिंग की है। पहले ट्रेलर दिखाता हूं, फिर आपसे इन मुद्दों पे बात करूंगा। तो देखिए ये ट्रेलर। सर, अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के ऊपर है, मतलब हम इस रेड लाइन के ऊपर हैं। Okay. और 1 बिलियन से नीचे, मतलब India has gone bankrupt 1 month. इस मुद्दे पर तो हमारी सरकार चली जाएगी। कुर्सी पे दिमक लग जाएगा तो नया कुर्सी आ जाएगा। देश दूसरा कहां से लाएगा सर? महंगाई सिर्फ अकेले नहीं आती सर, भूख के साथ आती है। और भूख कुछ भी करवा सकती है। क्राइम, दंगे, फसाद, अनार्की और मे बी ये सिविल वॉर। अगर कल हमको इस देश को खुशहाल देखना है तो आज हमको ये पॉइजन पीना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हमारा देश सिर्फ पॉलिटिशियंस और आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वजह से चल रहा है? वी द पीपल, वी आर द नेशन। असली धन वही है जो अपने हाथ में हो। सर, हमारा रखा हुआ सोना जरूरत में काम नहीं आए तो ये कैसा धन है? क्या हमें सोना फिजिकली देश के बाहर भेजना होगा? थूकेगा पूरा देश हम पर। ये हमारा आखिरी चांस है। हम इसको एक सीक्रेट मिशन की तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। 60 टन सोना एयरलिफ्ट कैसे करेंगे? इतना बड़ा निर्णय हमारी सरकार नहीं ले सकती है। ऑपरेशन रोकना होगा। हमारी सरकार गिर गई है। आप फेल हो चुके हैं। I will not let India fail. मैडम, खबर पक्की है, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड 2 जगह जा रहा है। RBI का सोना, देश का सोना, देश बेचने निकले आप लोग। बेचना और बचाना में एक मात्रा का डिफरेंस है।
तो ये था ट्रेलर गवर्नर मूवी का। तो यहीं से शुरू करता हूँ, फिर आगे चलूंगा। ये बताइए कि मनोज जी का भविष्य कैसे आपने देख लिया था कि जून से मनोज वाजपेयी के सितारे बहुत बुलंदी पे आएंगे और गवर्नर ने ट्रेलर ने धूम मचा दी। यहाँ से शुरू करता हूँ बात अपनी, फिर जैन जी पे आऊंगा। बताइए आप। अच्छा था कि जब आप एक बहुत बड़े अभिनेता, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन नाम ले दे रहा हूँ मैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी का आज पे फोन आया। मैं इतना खुश हो गया, मैंने कहा साहब मैं बदायूं का हूं और आप बदायूं के लाल, आपका वो डायलॉग आज तक याद है। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कहा नहीं, मैं संजय बहुत 4 PM को सुनता रहता हूँ और मुझे तुम्हारा आशीर्वाद, और राजीव जी को भी मेरा प्रणाम करने का, राजीव जी से मेरी बात होती रहती है। बॉलीवुड में तो छा गए हैं आप। चलिए बताइए मनोज जी का क्या भविष्य है, क्योंकि मेरे मित्र भी हैं, भाई भी हैं मनोज वाजपेयी जी। उनका पॉडकास्ट 2 दिन में आने वाला है दर्शकों को 4 PM पर। तो पहले आप बताइए आपने क्या देखा था मनोज जी के, फिर वो जब आपने मुझे पिछले महीने ही बुलाया था, 26 शायद मतलब 24-25 अप्रैल की बात थी। तो उस समय मनोज जी के साथ मैं 2-2.5 घंटे बैठा था और शायद एक दिन पहले उनका जन्मदिन भी था। तो उस समय उन्होंने अपना व्यक्तिगत, उस चीज को मैं शेयर तो नहीं करूंगा, लेकिन हॉरोस्कोप जब उन्होंने मेरे से डिस्कस की थी तो मैंने एग्जैक्टली कहा था, मनोज जी को याद होगा अगर मनोज जी मेरा ये प्रोग्राम देखेंगे, मैंने कहा मनोज जी आपका जून के महीने से बहुत भाग्यशाली समय शुरू हो रहा है। और शायद आपने कहा था कि 3-4 पिक्चर आने वाली है, मैं तीनों चारों बहुत जबरदस्त हिट होने वाली हैं। और मैंने एक बात और उनको बहुत अच्छी बोली थी उनकी हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हुए, और मुझे याद है उनके वर्ड कि बड़े उन्होंने कहा था यार देखो ये होता है ज्योतिषी से डिस्कस करने का फायदा। मैंने उनसे ये कहा था कि आपको हमेशा एग्रेसिव रोल करने चाहिए, क्योंकि एग्रेसिव रोल आपका हॉरोस्कोप अलाउ करता है कि जहां पर एग्रेसिव बोल्ड रोल करेंगे वो पब्लिक में पसंद किए जाएंगे। तो इसीलिए ये चीज उन्होंने मानी। अब मैं आता हूं उस बात के लिए जिस बात को आपने कहा। देखिए संजय जी, सबसे पहले इस डेट को नोट करिएगा, कितने महीने की हो गए आज, 6 सितंबर 6 सितंबर 2025 को मंगल की भारतवर्ष की जो कुंडली है, ये है भारतवर्ष की कुंडली, और भारतवर्षीय कुंडली में मंगल की दशा 7 वर्ष की शुरू हुई है 6 सितंबर से। आज हमारा प्रोग्राम लग रहा है 7 तारीख, और जैन जी का ये जो कॉकरोच पार्टी नाम कुछ भी रख दो, हम तो उसको छात्र आंदोलन कहेंगे। देखिए मैं अभिजीत दिप्ते को नहीं जानता, उनकी कोई हॉरोस्कोप नहीं है, और एक बीइंग एस्ट्रोलॉजर मेरा उनसे ज्यादा सरोकार नहीं है, और उस विषय पे हम ज्यादा फोकस भी नहीं करेंगे। हम तो ये एक ज्योतिषी ये देखेगा कि भारत की कुंडली जो मैंने दिखाई, प्लस आप जो मंगल की दशा है कि क्या छात्र आंदोलन को संकेत दे रही थी। तो देखिए देश का अकेला ज्योतिषी मैं हूं, अकेला जोशी। आप कहेंगे कि बहुत सारे जोशी, मैं भाई एक आज तक चैनल पर देख रहा था किसी जोशी को, वो कह रहा है कैसे रंग का नीलम पहनना चाहिए, नीलम क्या होना चाहिए। अरे ये क्या बकवास बात करते हो आप लोग, कैसे चैनलों पर ऐसे जो पाखंडी जोशियों को बुला लेते हैं। इन दर्शकों, किसी भी नग पहनने से आपका भाग्य नहीं बदल सकता, इससे ज्यादा बकवास कोई चीज नहीं है। संजय जी आपने भी पहन रखा, उतार देना, 2-2 नग पहन रखे आपने, कुछ नहीं, इससे ज्यादा बकवास है। अपने आप को झूठी तसल्ली देना, कुछ नहीं होता। कोई स्टोन आपके एक मिनट में क्षमा चाहते हुए रोकूंगा। मैं रामदेव जी का इंटरव्यू करने गया, तो रामदेव ने मुझसे कहा कि भाई मैं तो गेरू वस्ती पहनता हूँ, तो मैं ऐसे अंगूठी पहने हुआ, तो मुझे चूंकि नग वग में अच्छा भी लगता है। मुझसे बोले ये संजय ये जो तुम पहनते हो ना, ये सब नग वग कुछ काम नहीं करते। और मैं सबको ये काला ताबीज नग वग में कुछ नहीं पहनता। वही बात आप सेम कह रहे हैं। लोग मुझसे कहते थे डायमंड पहन लो, पन्ना पहन लो, ये हो जाता है, बुध हो जाता है, लेकिन आज आपने भी वो बात कह दी। हाँ नहीं, क्योंकि हमने तो अध्ययन किया, हमारी किसी ज्योतिष की किताब में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपके, देखिए सीधी सी बात है, हम दर्शक मेरे, चूंकि मुझे सब लोग जान चुके, मैं एक एजुकेटेड हूँ, साइंस की बैकग्राउंड है, मैं बता देता हूँ। जो जन्म होता है संजय जी, उस दिन वो ग्रहों की स्थिति हमने नोट करी थी। अब चौखाने में बना लो या सर्कुलर बना लो, जो पूर्वी भारत में सर्कुलर कुंडली बनती है गोला, तो आप कैसे बैठा दो, 9 ग्रह बैठाने हैं मुझे, तो वो कैसे बदल जाएंगे भैया नग पहनने से। सो ये सब बकवासबाजी है। और कई, मैं आपको बता रहा हूँ, दबी जवान से कई जो मेरे पास ज्वेलर्स का भी फोन आया, जिन्होंने राजस्थान से और लुधियाना से, उन्होंने जब मेरे से पूछा, वो अपनी कुंडली दिखा रहे हैं मुझसे, और उन्होंने जब मुझसे पूछा कि नग का, तो मैंने नग बकवास है, तो करेगा आचार्य जी ठीक कह रहे हैं, हमारा तो धंधा है, हम कह नहीं सकते। वो ज्वेलर खुद कह रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं होता है। तो खैर हम अब विषय पे आते हैं। तो संजय जी आज 9 महीने हो गए, 9 महीने मतलब कल पूरे 9 महीने हुए हैं संजय जी। 6 सितंबर से दर्शक गिन लें, 6 सितंबर 2025 से लेके 6 जून 2026 को 9 महीने हैं। और
आपकी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन है ऑनलाइन से ऑफलाइन आया। मतलब अभी तक तो सोशल मीडिया पे था वो, जो भी उनका 2 मिलियन कितना 22 मिलियन हो गए फॉलोअर्स कितना, लेकिन फिजिकली उन्होंने एक आंदोलन को शेप दिया। तो 9 महीने में तो भैया बहुत सारे लोग, मैं सुन रहा था आज पूरे दिन भर मैंने कुछ यूट्यूब को देखा, अरे भीड़ कितनी आई कम आई, उनको आसानी से जो है परमिशन मिल गई, उसके कयास लगा रहे हैं कॉन्स्पिरेसी के। मैं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आज दर्शकों को जो जो बातें बताने वाला हूं कि इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा और ये कहां तक जाएगा। तो सबसे पहले बात है कि 9 महीने में आप खुद बताइए, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, उसको मैच्योर्ड बच्चा, पूरा बच्चा कहा जाएगा, वो प्री मैच्योर तो नहीं हुआ। तो भैया एक 9 महीने का बच्चा हुआ है, अगर उसने 1000 की भीड़ भी इकट्ठी कर ली या 2000 की भीड़ भी आई है जंतर मंतर पे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। संजय जी, इतनी चिलचिलाती धूप में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान, और जितना स्पेस अभी छोटा कर दिया, मैं तो दिल्ली के पास ही रहता हूं, कि जितना जंतर मंतर पे अब आंदोलन के लिए स्पेस दिया गया है वो बहुत स्मॉल कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए, तो उतनी पोर्शन में वो खचाखच भरा हुआ था। तो एक सक्सेसफुल आंदोलन था, उसको मैं ज्योतिष के एंगल से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये नहीं मैं उनका कोई सपोर्टर हूं, हाँ मैं बच्चों का सपोर्टर जरूर हूं, क्योंकि मेरे घर में भी 2 जैनजी बच्चे हैं। तो संजय जी, आपको जानकारी होनी चाहिए, इससे पहले वो दिल्ली में जिन आंदोलन को बंद कर दिया गया, मार्च 2023 में महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ था, उसके बाद से कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो ये क्यों हुआ? एक ज्योतिषी होने के नाते मैं बताता हूं, ग्रहों ने करवाया, बिना ग्रह के होगा ही नहीं। तो ये प्लेनेटरी जो योग बने थे, जो मैंने आपको मंगल की दशा का बात कही, तो सबसे पहले जल्दी से मैं उनको चीजों को दिखाता हूं। ये थी जब मंगल ने राशि बदली है, क्या नाम है, मंगल की महादशा शुरू होती है, उस समय ब्रह्मांड में क्या लगन बनना था, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। 6 सितंबर 2025 को लगभग सुबह 8:01 पे मंगल ने राशि बदली थी। और संजय जी, इस कुंडली में ये मेरी भविष्यवाणी थी। ये देखिए, नीचे दर्शक देख सकते हैं, यहां पर साहब मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूं। अतः इकोनॉमी का भी मैंने इसमें कहा था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने इसी राइटअप में कहा, ये जरूर दिखाइए, 14 सितंबर का है। देखो दर्शक, डेट देख लें, आप अपने ऑफिस में कहिए डेट जरूर दिखाएं, पिछले बार डेट नहीं दिखाई थी। और इसकी स्मॉल मेरे एक एडिटेड वीडियो भी है जो मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड ने बनाई है 2 मिनट की, वो भी जरूर दिखाइएगा, अपने ऑफिस में बोलेगा। तो संजय जी, इस 5वें घर में भारत की कुंडली में शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है। मतलब इतना खराब है 5वां घर हमारी कुंडली में शनि और मंगल की। तो जब या तो शनि की दशा आती या मंगल की दशा, तब प्रभाव मिलेगा। और इसी तरह से डेमोक्रेसी का हाउस जो है 9th हाउस डेमोक्रेसी का, 9th हाउस जुडिशरी का भी होता है, 9th हाउस आपका डिप्लोमेसी का भी होता है। सो भारत की कुंडली जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, उसमें 9वें घर पे और 5वें घर पे दोनों पे शनि मंगल का प्रभाव है। तो संजय जी, 5वां घर विद्यार्थियों का होता है, मंगल उसको देख रहा है, तो इसीलिए छात्र आंदोलन के जरिए शुरुआत होगी। ये बात आपको संजय जी अटपटी लग रही होगी कि आज मैं किस तरह के टॉपिक पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं अभी भारत की हॉरोस्कोप डिस्कस करने जा रहा हूं कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा देखने जा रहा हूं। एजुकेशन माफियाओं का टोटल कंट्रोल है, जिसमें रूलिंग पार्टीज का बड़ा रोल है। पुअर लॉ एंड ऑर्डर एंड नो सिक्योरिटी ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, और कल्चरल एक्सपेक्टेशन, हिंदू मुसलमान डिवाइड एड टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेन। भारत में 2014 से रूल करने वाली सत्ता ने देश की 2 जनरेशन, कौन सी 2 जनरेशन है, 18 से 25 साल की और 25 से 35 वर्ष की, को 2 करोड़ नौकरी एवरी ईयर देने का वादा नोटबंदी किया था। नोटबंदी, फॉल्टी जीएसटी सिस्टम, हिंदू मुसलमान डिवाइड, धार्मिक उन्माद, झूठे राष्ट्रवाद, शिक्षा में भ्रष्टाचार, महंगाई का भविष्य, फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक नैरेटिव से बर्बाद कर दिया। इसमें सरकार का 100% सहयोग हमारी कॉर्पोरेट लॉबी ने भी दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी दिया, करेक्ट ब्यूरोक्रेट्स ने भी दिया। परिणाम श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल के बाद भारत में भी ये ज्वालामुखी फटने के स्टेज में पहुंच रहा है। वोट चोरी का आंदोलन इसमें घी डालने का काम करेगा। अब मैं आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूं जो जिसके बारे में मैंने कहा कि ये भारत की हॉरोस्कोप फिर से समझ लीजिएगा। और संजय जी, ये मैं पीछे वाला बैक पोर्शन दिखा दीजिएगा दशा का, ये जिससे कि निशिकांत दुबे भी कम से कम इस प्रोग्राम को देखे तो समझ लें कि यहाँ मंगल की दशा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मंगल की दशा जो है
6 सितंबर 2025 से शुरू हुई है और 6 सितंबर 2032 को खत्म होगी। आप सोचिए, तब तो मंगल की अंतर्दशा थी। आज 7 वर्ष की मंगल की दशा शुरू हो गई है, 7 इयर्स की। और मंगल अपने आप में उत्तेजना का कारक है। कब से शुरू हुई है ये? 6 सितंबर से। आज हमारा 14 सितंबर को है, 1 हफ्ता हो चुका है। तो ये जो जितनी बातें नेपाल के आंदोलन की बताई है मैंने, ये भारत में कौस है या ग्रह दशा जब तक नहीं आएगी तब तक कोई काम बनता नहीं है। और मैं साफ साफ लिख रहा हूं, अतः श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान की तरह भारत में भी जनता जेन जी, क्योंकि इस जनरेशन का मूल स्वभाव सिस्टम को बदलने का है, अहंकारी दमनकारी सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी, जिसमें शुरुआत छात्रों के द्वारा होगी। अब आप बताइए ये, और इसमें मैंने कहा जब मंगल की महादशा शुरू हुई उस समय ब्रह्मांड में कन्या राशि उदय हो रही थी। तो ये संजय जी मनगढ़ंत बात है क्या? आप बताइए ये क्यों इसलिए ऐसा होता है? दूसरे ज्योतिषियों से मैं क्यों अलग हूं? मैंने बार बार कहा कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट हैं। अगर अच्छा ज्योतिषी बनना है, जब तक इस किताब पर रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप ज्योतिष के मर्म को नहीं समझ सकते। ज्योतिष का मर्म मंडेन एस्ट्रोलॉजी है, हो रहा ज्योतिष एक उसका छोटा सा स्मॉल पार्ट है। तो संजय जी सबसे पहले फिर एक और बात आता है, 24 मई का प्रोग्राम मैं अब आपको बताता हूं। 24 मई के प्रोग्राम, 16 मई को ये पार्टी, जब मैंने उसका जन्म समय कैसे माना, कॉकरोच जो पार्टी बनी, कि जब उसने अभिजीत दीप्ते ने जो ट्वीट किया है, मैंने इंडिया के हिसाब से, भारत के हिसाब से दिल्ली, न्यू दिल्ली को सेंटर बना के मैंने उसका टाइम देखा, वो लगभग 11:42 सुबह का बनता था। अमेरिका का टाइम नहीं ले रहा हूं मैं, यहाँ का, उसने बोस्टन से किया था। उस समय जो कुंडली बनाई थी दर्शकों, ये है जो 24 मई के प्रोग्राम में मैंने शेयर किया है। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताता हूं। मैंने ये कर्क लगन की कुंडली है जिसमें चंद्र मंगल योग 10वें भाव में बंधा। मंगल और चंद्रमा आपस में ग्रेट फ्रेंड है और इसीलिए मैंने ये कहा था इसमें राजयोग बनता है, क्योंकि 5वें घर का लॉर्ड और लग्न का स्वामी चंद्रमा दोनों 10वें घर में है। तो केंद्र त्रिकोण का संबंध से जो है राजयोग बनता है। और ये संजय जी इसमें मैंने कहा था एग्रेसिव और बोल्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, फियरलेस मूवमेंट ये बनेगा। इस पार्टी का जन्म मैं एक छात्र मूवमेंट को देखता हूं, जिसको कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी जैसा मत समझिएगा। तो मैंने कहा, मैंने इसमें भी कहा प्लैनेट्स ऑफ पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, सन इज प्लेस्ड इन द हाउस ऑफ सक्सेस, अचीवमेंट, बोथ आर रेस्पेक्टेड बाय 7th लॉर्ड, 8th लॉर्ड सैटर्न। प्लैनेट, और सैटर्न क्या है, शनि क्या होता है, प्लैनेट ऑफ मासेस, डेमोक्रेसी। फ्रॉम 3rd एस्पेक्ट सैटर्न प्लेस इन द 9th हाउस, जो रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी, जस्टिस, एम्पैथी, मॉरलिटी, इथिक्स एंड जुडिशरी। इससे इस मूवमेंट का वेरी नोबल कॉज और डीप स्ट्रेटेजी के साथ देश में चेंज, बदलाव लाने का योग बन रहा है। क्योंकि कर्क राशि जो है जिसमें उदय हो रही थी जब, तो कर्क राशि भारत की जो चार्ट मैंने दिखाई उसमें 3rd हाउस को स्वामी है, 3rd हाउस को ओन करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो 3rd हाउस होता है हमेशा मूवमेंट का, चेंज का। तो इसी में मैंने एक राइट ऑफ और शेयर किया था, उसका भी मैं पार्ट आप जरूर दिखाइएगा। मैंने इस कुंडली का जो भारत की हॉरोस्कोप है, ये D10 चार्ट जरूर दिखाई गया जिसमें आंदोलन क्लियरली देखा जा सकता है। तो मैंने इसमें D10 चार्ट भारत का एनालाइज करते हुए बताया था कि भारत के D10 चार्ट में मंगल राहु 12वें भाव, विदेश और आंदोलन के 6वें भाव से संबंध बना रहे हैं। गोचर का शनि मीन राशि लग्न में बैठकर 10वें भाव में बैठे सूर्य को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मंगल लग्न को पीड़ित कर रहा है। अतः ग्रह योग से पूर्णतः स्पष्ट है कि यह आंदोलन व्यापक होगा, विदेश से संचालित होगा, पूरे विश्व में भारत की छवि को बेहद नुकसान होगा। आज भी विदेशी मीडिया ने इस आंदोलन को कवर किया है, आपका गोदी मीडिया ने नहीं, वो तो दुम दबा के भाग गया था। और 6वां भाव, तीसरा, 3rd हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये उपचाया स्थान होते हैं संस्कृत का वर्ड, अदरवाइज हाउस ऑफ ग्रोथ इंग्लिश में कहते हैं। ये नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए एक बड़ा संकट बनेगा। इसे जितना सरकार दबाने की कोशिश करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, ये उतनी ही तीव्रता से भड़केगा, फैल जाएगा। वो अच्छा हुआ सरकार ने रोका नहीं। काल द्वारा, ये बेसिकली इसको काल का दंड मानिए, काल द्वारा एक बूढ़े 75 साल से ज्यादा उम्र के बूढ़े नरेंद्र मोदी, जो लो IQ, विजनलेस, अनएजुकेटेड हैं, जिन्हें पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, डेमोक्रेसी की ABCD भी नहीं आती, क्योंकि इनकी शिक्षा बहुत निम्न स्तर की है। नैतिकता, संस्कृति के प्रति इनका कोई सम्मान नहीं है, वो मृत अवस्था में है। और ग्रह योग के कारण ये कई मानसिक बीमारियों से पीड़ित होने चाहिए,
जैसे पैरानोइया, ओसीडी, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, मेगलोमीनिया आदि से पीड़ित। इन्हें डिमेंशिया की प्रॉब्लम भी है, भूलने की। तभी ये अपने 2014 से पहले की बातों को भूल गए कि क्या क्या मनमोहन सिंह जी के बारे में कहते थे। तो संजय जी, अब मैं आता हूं आपको, तो मैंने ये राइटअप है, जरूर आप इसको शेयर कीजिएगा। फिर मैं वो कुंडली बताऊंगा कि जिस समय ये आंदोलन बना तो आगे का भविष्य क्या होगा। 14 सितंबर 2025 के प्रोग्राम में की गई भविष्यवाणी 100% साबित हुई, जब जैन जी जो कॉकरोचेस ने दिल्ली में 6 जून 2026 को जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया। जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में आप लोगों को बताता हूं कि हम सब काल के द्वारा ग्रहों से बंधे हुए हैं। जो काल है वो बेसिकली ग्रहों के रूप में स्पष्ट होता है हमारे साथ। तो बृहस्पति संहिता का ये बहुत फेमस कोट फिर रिपीट करता हूं, ग्रहों के अधीन ही यह संपूर्ण संसार है, ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ मनुष्य, राजा और अन्य प्रोमिनेंट पीपल, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, सरकारें आदि होते हैं। काल ग्रह गोचर और दशा से बनता है, का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है और ग्रह ही हमारे कर्मों के फलों को देने वाले हैं। मुझे प्रभु श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भारत की हॉरोस्कोप को स्टडी करते हुए 6 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी मंगल की महादशा, जो हॉरोस्कोप में 5th हाउस अर्थात स्टूडेंट्स, एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, करप्शन, मिनिस्टर्स, पीएम, विजन, प्यूरिटी ऑफ थॉट्स, विचार शक्ति, भक्ति, बुद्धि को सिग्निफाई करता है। इसके अतिरिक्त स्टॉक मार्केट और स्पेकुलेशन को भी। उस पर 12वें भाव, जो 12वां भाव होता है विदेश का, जेल जाने का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, फ्रॉड का, ह्यूमिलेशन का, के स्वामी मंगल की 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करता है, सॉवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, पोजीशन, इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट, सैटर्न की एस्पेक्ट भी इस 5th हाउस में पड़ रही है और पावर रूलिंग गवर्नमेंट को भी 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। भविष्यवाणी जो की थी कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान की तरह भारत में भी जनता, विशेष रूप से जैन जी, अहंकारी दमनकारी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, एजुकेशन, स्टॉक मार्केट, सेक्स एक्सेट्रा, स्कैंडल्स, वोट चोरी, सामाजिक भेदभाव, धार्मिक फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए आंदोलन करेगी। इंटरेस्टिंगली, जब भारत की कुंडली में मंगल की महादशा शुरू हुई, उस समय ब्रह्मांड में कन्या लग्न उदय हो रहा था, जो कि भारत की बर्थ हॉरोस्कोप का 5th हाउस ही बनता है, जो 5वां घर, बच्चे मतलब आपका स्टूडेंट्स। इस हॉरोस्कोप में शनि 5th लॉर्ड है और मतलब जो कन्या लग्न बनी जब मंगल की महादशा शुरू हो रही है, तो शनि इसमें 5th लॉर्ड है और 6th लॉर्ड आंदोलन का भी स्वामी शनि है। और ये शनि मंगल आमने सामने थे कन्या लग्न की इस हॉरोस्कोप में, जो मैंने अभी दिखाया भी था। और 7th हाउस में सैटर्न था और लग्न में मंगल था। मंगल इस हॉरोस्कोप का 8th लॉर्ड भी है। मंगल की दृष्टि 4th, प्रजा, डोमेस्टिक अफेयर्स, एग्रीकल्चर, फार्मर्स, माइंड, वेदर, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड और रियल एस्टेट वाले 4थे घर पर पड़ रही है। 4थे घर से ये सारी चीजें सिग्निफाई होती हैं और 8th हाउस पर भी पड़ रही है। लग्नेश बुध जो जैन जी का कारक मतलब युवाओं का कारक है, 12वें भाव में विदेश, 12th लॉर्ड सन के साथ राहु केतु से पीड़ित हो रहा था। 4th हाउस पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही थी। इस कुंडली में सत्ता का 10th हाउस का लॉर्ड 12वें भाव में सूर्य के साथ पीड़ित था, जो संकेत दे रहा था कि सत्ता का जबरन आंदोलन के द्वारा परिवर्तन होगा। मतलब मंगल की जब महादशा शुरू होती है, उस समय जो कन्या लगन उदय हुआ, उसी से संकेत आ रहा था कि मंगल की महादशा सरकार को जबरन मतलब किसी आंदोलन के जरिए उखाड़ फेंकेगी। राजनीतिक पार्टी का नहीं, राजनीतिक पार्टी भी जब तक आंदोलन नहीं करेंगी तब तक सरकार नहीं जाएगी। ये चुनावों से हराने वाली सरकार नहीं है, ये दमनकारी अहंकारी सरकार, जिस तरह राक्षसों का अंत हुआ था उसी तरह से इनका अंत किया जाना चाहिए। अतः काल ने स्पष्ट कर दिया था कि इस मंगल की दशा में भारत को अनेक संकटों, अशुभ समाचारों का सामना करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर पर विदेशी कब्जा, खराब मौसम के कारण बर्बादी, व्यापक हिंसा, वायलेंट प्रोटेस्ट के कारण देश में सत्ता परिवर्तन और प्रजा को नाना प्रकार के कष्ट, भारत के ट्रेड पर विदेशी ताकतों का पूर्णतः कंट्रोल और भारत आर्थिक रूप से गुलामी की तरफ बढ़ेगा। ये काल ने भारत की जनता को इसलिए दंड दिया है क्योंकि उसने 2014 से फेक नैरेटिव, फॉल्स प्रोपेगेंडा और विदेशी षड्यंत्र और फंडिंग से लाई गई भाजपा और मोदी की सत्ता का केवल और केवल इमोशनल टॉपिक्स जैसे हिंदू मुसलमान, घुसपैठिए, फर्जी राष्ट्रवाद, देशभक्ति एक्सेट्रा को ध्यान में रखते हुए बिना चिंतन और विचार के लगातार अंधा समर्थन करके देकर उनके अहंकार और दमन को बढ़ाया। ये आप श्रीमद् भागवत जरूर दिखाइएगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार
श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को राजधर्म पर ज्ञान देते हुए कहा कि हे राजन, जिस देश की प्रजा अपने अहंकारी, दमनकारी, दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति वाले, अधर्मी और शोषण करने वाले राजा का निरंतर समर्थन करती है, उसे परमात्मा नाना प्रकार के कष्टों, विपदाओं को देकर दंडित करते हैं। जैसे आप देखिए 2013 में यूपीए गवर्नमेंट थी और 2026 में मोदी सरकार है, दोनों की कंपैरिजन देखिए कुछ मुद्दों पर। गोल्ड उस समय 28,000 पर 10 ग्राम था, जो आज 1,40,000 है। सिल्वर उस समय यूपीए गवर्नमेंट में 54,000 थी, यहाँ पर 2,80,000 है। एलपीजी गैस का सिलेंडर सब्सिडाइज 395 से 400 रुपए के बीच में था, जो आज 940 है। पेट्रोल उस समय 65 था, जो आज 107 है। डीजल उस समय 48 रुपए था, जो आज 95 है। रुपया उस समय 68 रुपीज था $1 के मुकाबले, जो आज 96 है। मार्च 2024 में विदेशी कर्ज जो भारत के ऊपर था वो 440 to 446 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। मोदी सरकार में ये 70% बढ़कर लगभग 740 बिलियन हो गया है, मतलब कर्ज भी बढ़ गया। ये सब आपको दंड मिल रहा है, भगवान ने दिया है दंड, क्योंकि आपने एक अहंकारी राजा को चुना जो कि आप उसके धोखे में, छलावे में आ गए। इसके अलावा भारत का स्टॉक मार्केट टोटल उसकी जिसकी कैपिटलाइजेशन जो लिस्टेड कंपनीज की होती है कि मैटर में 4.8 ट्रिलियन के साथ वर्ल्ड रैंकिंग में 7th पोजीशन पर पहुंच गया, जो कि यूएस नंबर 1, चाइना 2, जापान 3, हांगकांग, ताइवान और साउथ कोरिया से नीचे पहुंच गया है। पहले 4th या 5th पर था। इकोनॉमी भी हमारी 4th पोजीशन से 6th पर पहुंच गई है। इस वर्ष विदेशी इन्वेस्टर्स ने लगभग 2,30,000 करोड़ अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया है, 2.30 लाख करोड़। लास्ट ईयर भी इन लोगों ने, एफआईज ने आपका 1,70,000 करोड़ निकाला था। उनका मानना है एफआईज का, भारत एक डेड इकोनॉमी है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, सेबी, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी सभी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज हैं। इनके टोटल ट्रेड पर फॉरेन कंट्रीज का कब्जा हो चुका है भारत का, यानी भारत का अपना कोई फेमस ब्रांड और प्रोडक्ट नहीं है। ऐसी अवस्था में डीप रिसर्च करके अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले ये फॉरेन इन्वेस्टर देश से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि भारत में फ्यूचर टेक्नोलॉजी, एआई एक्सेट्रा पर भी इन्वेस्टमेंट बहुत कम या कोई फोकस ही नहीं है। इसीलिए इस अनसर्टेनिटी के कारण उनका विड्रॉल लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट विद अदर कंट्रीज हमारा बहुत ज्यादा हो गया, जो कि मैंने हमेशा कहा है, चाइना के साथ 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर का है। पूरे मिडिल ईस्ट के टोटल ट्रेड को मिलाकर पूरे मिडिल ईस्ट के साथ 107 बिलियन डॉलर का है। और अब तो अमेरिका भी आपको $100 बिलियन पर ईयर का टारगेट दे रहा है, और रशिया के साथ 58 पॉइंट समथिंग का $बिलियन का, मतलब आप हर देश के साथ में घाटे में व्यापार कर रहे हैं। तो इसके अलावा मैंने संजय जी और ये कहा, आज ये जो है ये हॉरोस्कोप मैं दिखाना चाहता हूं कि जैन जी का जंतर मंतर पर आंदोलन जब ये हुआ है, ये हॉरोस्कोप जरूर दिखाइएगा। जिस समय आंदोलन शुरू होता है 6 जून 2026 को लगभग 10 बजे जो अनाउंसमेंट टाइम था, उस पर हमने एक हॉरोस्कोप बनाई, और लकीली इस हॉरोस्कोप में भी संजय जी कर्क लगन आया, क्योंकि इस समय कर्क, लेकिन इसमें, और जब जैन जी सोशल मीडिया पर फॉर्म हुई थी, उसमें एक ग्रह का परिवर्तन आया, 2 ग्रह परिवर्तन हुए हैं। उस समय बृहस्पति मिथुन राशि में 12वें भाव में थे कर्क लगन के, लेकिन अब लगन में आके उच्च के हो गए हैं, और इस कुंडली का 9th हाउस जो है का लॉर्ड है बृहस्पति, 9वें भाव में लग्न में आ गया, राजयोग बना रहा है। दूसरा, उस समय बुध जो है 11वें भाव में था, जैन जी को जो सिग्निफाई करता है युवाओं को, वो 12वें भाव में चला गया है। तो पहली बात, किसी को शक शुबा है, मैं आज पूरे देशवासियों को और वर्ल्ड के लोगों को बता देता हूं कि दोनों हॉरोस्कोप को ध्यान में रखते हुए मैं ये प्रेडिक्ट करता हूं कि इस आंदोलन की कोई डेथ नहीं होगी। ये आंदोलन अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा। जो भी पत्रकार इस पे डाउट कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, हम जब हॉरोस्कोप में देखते हैं, अगर हॉरोस्कोप में लग्न की अवस्था अच्छी है, 8वां भाव जो आयु का होता है वो अच्छा है, तो उस व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी होती है। जब हम किसी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में देखते हैं तो उस समय ये देखा जाता है कि भाई इस किसकी आयु अल्पायु है, दीर्घायु है। तो ये कुंडली मजबूत कुंडली है, प्लस इनका मिशन बहुत प्योर है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस होता है प्योरिटी का, कॉन्शियसनेस का, इथिक्स का, मॉरलिटी का और ट्रांसपेरेंसी का, ट्रेडिशन का, परंपराओं का भी।
तो ये जो, और डेमोक्रेसी का भी है और जुडिशरी का भी है, तो ये आंदोलन इन सभी फैक्टर्स पे खरा उतरेगा और बेहद ईमानदारी के साथ ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना, तो मैंने इसमें मंगल की महादशा शुरू होने के 6 सितंबर 2025 से ठीक 9 महीने के बाद ये आंदोलन जो है सड़क पर आया है। और जिस समय और इसमें चंद्रमा जो है लग्न का स्वामी 7th हाउस में प्लेस है, जुपिटर उसको देख रहा है, मंगल एज इट इज 9th हाउस में, शनि 12वें भाव में पिछली कुंडली के अनुसार ही, लेकिन जन्म का नक्षत्र बदल गया, धनिष्ठा नक्षत्र। तो चंद्रमा जो है पब्लिक की ओपिनियन का कारक होता है, पब्लिक परसेप्शन का कारक है, और मंगल का आना का मतलब उत्तेजना। तो इसमें नॉट ओनली जेन जी बल्कि आम जनता और उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, उनके समर्थक और भी समाज के लोग इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि पूरे चंद्रमा के ऊपर जो है बृहस्पति की दृष्टि आ रही है। तो जो मैंने बार बार कहा था कि ये देश 2014 के बाद सो गया था, अपनी चेतना खो बैठा था, एक नशेड़ी की तरह, ड्रग एडिक्ट्स की तरह से रिएक्ट नहीं करता था। सडनली समाज के लोग आना शुरू हो गए, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज के कल के जो है आंदोलन में मैं बताता हूं। एक महिला से जब ये पूछा गया, कहा गया, किसी पत्रकार ने जब ये कहा कि भाई ये लोग तो कहते हैं कि इन कॉकरोचेस को हम हिट से मार देंगे, जो दवाई आती है जो स्प्रे वाली जिससे कॉकरोच मारे जाते हैं। उस लेडी ने क्या कहा कि बोले कि ये क्या सोचते हैं कि ये लोग बच जाएंगे। फिर उस लेडी ने ये कहा कि अगर हमारे बच्चे मारे जाएंगे तो हमारे जिंदा रहने का क्या मतलब रह गया। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कहां से सोना चांदी गिरवी जमीन बेच करके पढ़ा रहे हैं। हमारा बच्चा परीक्षा देने जाता है और वहां जाकर के वो परीक्षा दे के आता, पता लगता है एग्जाम लीक हो गया, और किस तरह से एडमिशन लेने के लिए स्कूल कॉलेजेस में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एडमिशन लेने के लिए हजारों रुपए लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है। पैसे वाले लोग मौज कर रहे हैं, पूरा व्यापार को बिजनेस बना दिया, बनियों के हाथ में सौंप दिया गया, वैश्य कम्युनिटी के और आरएसएस के दलाल लोगों के हाथ में दे दिया गया है। तो उस लेडी के ये शब्द जो है मेरे दिल में बहुत चुभे। उसने जब ये बात कही, मैं रिपीट कर रहा हूं, उस लेडी ने ये कहा था कि अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो हमारे जिंदा रहने का भी कोई मकसद नहीं है। ऐसी भावना उस लेडी की सैकड़ों लाखों और करोड़ों लोग देशवासी जब सुनेंगे उस वीडियो में, तो हम लोगों के अंदर जो है उनकी उत्तेजना भड़केगी, उनके, और वो सड़कों पर आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा बात, मैं आह्वान करता हूं हर पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के साथ में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इवन भाजपा और के लोग भी हो, अगर आप अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो आप सोचिए, आप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जीते जी सबसे बड़े दुश्मन हैं। और मैं जेन जी को, युवाओं को यह आग्रह करता हूं, अगर आपके माँ बाप आपके साथ सड़कों पर नहीं आते हैं तो कृपया करके उनका अंतिम संस्कार पहले से पिंडदान कर दीजिएगा। मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे शास्त्रों के अनुसार मृत्यु, एक्चुअल डेथ से पहले भी पिंडदान कराया जा सकता है। ऐसे थर्ड क्लास माँ बाप का आप पिंडदान कर दीजिए जो आपके समर्थन पर सड़क पर नहीं आते हैं, जो आपकी शिक्षा में और आपके साथ शिक्षा में हो रहे एजुकेशन में हो रहे अत्याचार के ऊपर आपके साथ नहीं खड़े हैं। ये माँ बाप किस तरह के माँ बाप हैं? ये बेसिकली दुश्मन की तरह से हैं और अंधभक्त होकर के व्हाट्सएप ग्रुप पर मोदी की और आरएसएस की फर्जी पोस्टों को फॉरवर्ड करते रहते हैं। याद रखिएगा संजय जी कि जिस तरह से जब हम आरएसएस का देखते हैं तो आरएसएस में एक मगज निकाल दिया, जो मैंने कहा था ना, जो फ्रंटल लोब होता है 5% होता है, वो 40% होता है ह्यूमन बीइंग, वो उसको पूरी तरह से निकाल देते हैं, मतलब उसको शून्य कर देते हैं, झूठ फैला करके, किस तरह से आजादी के रॉन्ग फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स दे करके। इसलिए जो आरएसएस में जाते हैं, और बीजेपी की हॉरोस्कोप मैं दिखाता हूं, ये बीजेपी की हॉरोस्कोप है, उस हॉरोस्कोप को भी दिखाइए, ये बीजेपी की हॉरोस्कोप आपके ऑफिस में, कि इनका 5वें घर पर और 5वें दोनों जो है पर जो है शनि का प्रभाव है, 5th हाउस और 5th लॉर्ड पर है, इसलिए एजुकेशन से इनका कोई सरोकार नहीं है। इसी तरह आरएसएस की हॉरोस्कोप में भी दिखाइएगा, आरएसएस की हॉरोस्कोप में भी 5th हाउस और 5th लॉर्ड पर क्या नाम है, 5th लॉर्ड जो है शनि और मंगल से पीड़ित है। तो इसीलिए इनके यहाँ इनके जो फॉलोअर्स है, जो आरएसएस के स्वयंसेवक है, लो आईक्यू के होते हैं। वही भाजपा में हालत है कि जहां पर आप अपना विजन इस्तेमाल ना कर पाए तो लो आईक्यू के लोग हैं। तो आज मैं आप बता रहा हूं, इससे काल पुरुष मरकरी वीनस 6th लॉर्ड, इस हॉरोस्कोप में जुपिटर लग्न में, चंद्रमा आपका 7वें भाव में, राहु 8वें भाव में, और काल पुरुष
मरकरी वीनस 6 लॉर्ड इंडिया चार्ट। आपको पता मरकरी जो है आपके काल पुरुष की कुंडली का 6वें घर का लॉर्ड है, जो आंदोलन का लॉर्ड होता है, और तीसरे घर का स्वामी भी है, जो बदलाव का है। और भारत की जो कुंडली वृषभ लग्न की, उसमें वीनस जो है वो 6 लॉर्ड है। तो वीनस और मरकरी इसमें 6 हाउस को देख रहे हैं। 6 हाउस का लॉर्ड इस कुंडली में लग्न में बैठा आ गया है, तो 6वां घर आंदोलन का होता है। तो और सैटर्न ऑल आर एस्पेक्टिंग 6 हाउस, मतलब शनि भी अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहा है, जो कि आंदोलन, प्रोटेस्ट, और बुध 3rd लॉर्ड है, वीनस 11th लॉर्ड है। इसलिए ये व्यापक और बेहद एग्रेसिव शुरुआत होकर के आगे बढ़ेगा। सत्ता भी दमनकारी, अहंकारी एटीट्यूड के साथ इसे दबाने की कोशिश करेगी आगे, क्योंकि मंगल 10वें भाव में बैठा है। मंगल इसमें 5th लॉर्ड है, यानी स्टूडेंट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, जो मैं कुंडली आंदोलन जो हुआ है उसकी मैं कुंडली चर्चा कर रहा हूं आपके सारी देशवासियों के साथ। चंद्रमा भी शनि की राशि में मंगल के नक्षत्र में, अतः आम जनता भी एग्रेसिव होकर के इसे सपोर्ट करेगी। बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में 10वें भाव के मंगल 10th हाउस में मंगल दिग्बली होता है। जुपिटर को 4th एस्पेक्ट से पीड़ित कर रहा है मंगल, और उसको उन्माद योग बना रहा है। जब भी बृहस्पति और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है, उन्माद योग होता है, जो इस आंदोलन की जेन्युइनिटी को कंफर्म करता है। और जुपिटर की चंद्रमा पर दृष्टि आम जनता की खोई चेतना के जागने का संकेत स्पष्ट कर रही है। भारत की हॉरोस्कोप में कर्क राशि 3rd हाउस यानी चेंज, बदलाव की राशि है, और 10th हाउस में 10th हाउस से 6 हाउस बनती है, अर्थात सत्ता के लिए भारी कष्ट। ये जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड है, जो कि न्याय, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को देख रहे हैं। अतः जुडिशरी और इंस्टीट्यूशन की कंप्रोमाइज कॉन्शियसनेस भी वापस एक्टिवेट होगी इस बदलाव के साथ, इस आंदोलन के साथ बदलाव के एक्टिवेट होगी। एक हॉरोस्कोप पर इस आंदोलन का मैंने दशांश भी बनाया है, ये देखिए, जो बेसिकली कर्म को का एक्सपेंशन का हाउस होता है। जब भी कोई, ये देखिए, ये जितने भी हॉरोस्कोप में डिस्कस करता हूं संजय जी, जो जिसने प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया हो वो ही देख सकता है। शौकिया एस्ट्रोलॉजी करने वाला कभी नहीं जान पाएगा इन चीजों को। इस दशांश में भी संजय जी बड़ी भयंकर स्थिति है भैया। तुला लगन की कुंडली बनती है, लग्नेश 6वें भाव में बृहस्पति के साथ, तो 6 हाउस बली हो गया। लगन में मंगल का जाना, और बुध भी वहीं मौजूद है, केतु के साथ पीड़ित हो जाना। शनि जो है आपका जो है उसमें है, क्या नाम है, और मरकरी जो है, शनि और मून जो है आपका 2nd हाउस में है, 8th हाउस में, सॉरी। तो 8वीं दृष्टि से पीड़ित कर रहा है मंगल इस शनि और चंद्रमा को। लग्न में 2nd लॉर्ड 7th लॉर्ड मंगल बुध केतु के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, साथ में कपट योग भी। इस मंगल की 4th हाउस पर दृष्टि है, और 4th लॉर्ड 8th हाउस में। इस आंदोलन को भटकाने की संजय जी चेतावनी, इसमें चूंकि राहु केतु का आ रहा है ना, मतलब, तो एक ध्यान, इस आंदोलन को भटकाने की, बदनाम करने की असामाजिक तत्वों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा भी कोशिश होगी, जो सत्ता के द्वारा स्पॉन्सर्ड होंगे। वीनस लगना लॉर्ड 8th लॉर्ड जुपिटर के साथ 6th हाउस में आंदोलन की मजबूती और उसके जेन्युइननेस, ऑनेस्ट इंटेंशंस को स्पष्ट कर रहा है। 10th लॉर्ड इन 8th हाउस एंड सैटर्न एस्पेक्टिंग 10th हाउस, 4th लॉर्ड इन 8th हाउस इंडिकेट्स सत्ता का परिवर्तन। तो यहां मैंने इस हॉरोस्कोप से भी आपको बताया कि जो आंदोलन की हॉरोस्कोप बनी है, जिस समय आंदोलन प्रॉपरली अनाउंस किया था दिल्ली पुलिस ने, जो भी परमिशन दी होगी, उसमें संजय जी यहां पर भी सत्ता परिवर्तन आ रहा है। एक चीज और आपको, एक पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं जो आप लोगों के चिंतन के लिए मजेदार है, ये जरूर शेयर कीजिएगा संजय जी। आज मोदी सरकार स्वयं अपने निकम्मे मंत्रियों, खासतौर से जैन जी का पूरा भविष्य बर्बाद करने वाले एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए बर्खास्त करने से डर रही है क्योंकि पेट्रोल, डीजल, गैस और एनर्जी संकट के लिए हरदीप पुरी को हटाना पड़ेगा, जो एप्स्टीन फाइल का सेक्स स्कैंडल एक्सपोज कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस के लिए सीआर पाटिल को रवाना करना पड़ेगा। डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी फेलियर के लिए जयशंकर का जय अलग और शंकर अलग करके हटाना पड़ेगा। रेलवे का हाल बिगाड़ने के लिए अश्विनी वैष्णव को लंबी रेल यात्रा में भेजकर दिल्ली से दूर भेजना पड़ेगा। इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए गिरते रुपए, स्टॉक मार्केट स्कैंडल्स, करप्शन, बढ़ते विदेशी कर्ज, काला धन और बाजार में ज्यादा कैश सर्कुलेशन के अपराध के कारण निर्मला जी से डिवोर्स लेना पड़ेगा। चाइना का अतिक्रमण, ऑपरेशन सिंदूर में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के टोटल फेलियर, आर्म फोर्सेस को कमजोर करने के मामले में राजनाथ जी की भी शहीद हो सकते हैं। मणिपुर में अभी तक हिंसा न रोक पाने में विफल, पहलगाम आदि आतंकवादी हमलों में विफल, देश में केंद्र राज्यों के खराब संबंधों,
राज्यपालों की भूमिकाओं और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली से बाहर तड़ीपार करना पड़ेगा। इसलिए बेचारे एक को हटाएंगे तो सब हटाने पड़ेंगे ये, और जब ये सब करना पड़ेगा तो स्वयं मोदी क्या करेंगे? अब तो वो झोला उठाने की और दिल्ली की सत्ता छोड़ने की भी विल पावर खो बैठे हैं। मायाग्रस्त, कौन सी माया? फीमेल, मनी, लग्जरीज, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, रोड शोज करना, विदेश यात्राओं की अय्याशी, महंगे महंगे कपड़े बदलने, घड़ी, सनग्लासेस पहनने, धार्मिक पाखंड के आदि वो हो चुके हैं। मायाग्रस्त हो गए ना मोदी जी। इसी माया ने उनकी विवेक शक्ति और ना के बराबर बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा और भक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को पूर्णतः नष्ट कर दिया है। इसलिए वो तो इस्तीफा देने से रहे और इस मजबूरी से धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे हैं। तो संजय जी, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आज मैंने एक टॉपिक विशेष रूप से लिया है कि जो संजय जी, हम लोग भी बूढ़े होंगे ना, आप भी बूढ़े हो गए 75 साल के बाद। वो होता है ना, वैसे तो आप मोदी जी आज जैन जी के लिए दद्दा हो गए। हम तो कह रहे हैं कि एक कोई ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए, दद्दा अब तुमसे ना हो पाएगा। ये अब जैन जी को ये कराना चाहिए, दद्दा अब तुमसे ना हो पाएगा। तो वो मोदी जी दादा के बराबर ही है ना उन बच्चों के लिए। तो आप 20 साल 25 साल के लोगों के लिए। तो हमारे एक दद्दा और भी हैं, अमेरिका में बैठे हैं, जो बार बार इंडिया की क्या नाम है, बेइज्जती कर देते। अभी तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिया के व्यापार को क्या कह रहा है, आप भी कोई प्रोग्राम कर रहे थे उसमें कि इंडिया के व्यापार को मैं बर्बाद कर दूंगा, जाने क्या उन्होंने फिर से कोई बात बकवासबाजी की है। तो आज संजय जी, एक मैंने छोटा सा, हमारे दद्दा ने कुछ गंदी गंदी गालियां दे दी थी। तो मैं आज ये बताना चाहता हूं कि 75 साल की उम्र के बाद के लोगों की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या होता है, ये गाली क्यों देते हैं, ये गाली दे के। तो दर्शकों, ये राइट अप है, टेक्निकल है, इसलिए हम जो है उसको आगे इसको शेयर करना जरूरी है। भारतीय शास्त्रों के अनुसार संजय जी, 75 वर्ष के बाद की आयु देश और सामाजिक दायित्व के लिए क्यों हानिकारक है? इन बुजुर्गों को क्या शारीरिक और मानसिक बीमारियां हो जाती हैं जिनके कारण ये सब कुछ भूलकर ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और गालियां देने लगते हैं? अंग्रेजी में, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्क्रिप्चर्स, व्हाई एज पास्ट 75 years harmful to the country and social responsibility? What physical and mental illness do these elderly people suffer from, because of which they forget everything, become more irritable, restless and start using abusive language? क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को आप देखें, पुतिन से लेके, जीपिंग से लेके, नेतन्याहू से लेके और डोनाल्ड ट्रंप, हमारे मोदी जी, सब दद्दा की उम्र के हैं। तो 75 साल, तो उसका कारण बताओ। 75 साल प्लस एज के बुजुर्गों की साइकोलॉजी जनरली काफी कॉम्प्लेक्स होती है। कुछ लोग शांत और बैलेंस्ड और वाइज बन जाते हैं, जबकि कुछ में इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, गालियां भी देने लग जाते हैं। यद्यपि ये यूनिवर्सल नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन, द हॉरोस्कोप ऑफ ईच एल्डरली पर्सन। ये फिर हमारे ज्योतिष का विषय है कि किसकी हॉरोस्कोप में वो गालियां देने का कॉम्बिनेशन है। तो संजय जी, एक राइटअप में, इसी राइटअप में है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, ये रेफरेंस में ले रहा हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मंडे 1 जून 2026 को फोन पर काफी गर्मागर्म बातचीत की। इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू पर खुलकर गुस्सा उतारा और अनसिविलाइज्ड वर्ड लैंग्वेज का यूज करते हुए गंदी गंदी गालियां भी दी। रेफरेंस क्या है? AXIOS, एक्सियोस ने ये न्यूज ब्रेक की, जिसमें यूएस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के हवाले से जानकारी दी गई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो गालियां देते हैं वो गालियां भी दिखाइएगा दर्शकों को। हमें पता लगना चाहिए कि हमारे देश को, दुनिया को कैसे लोग लीड कर रहे हैं। तो FING क्रेजी, तुम बिल्कुल पागल हो। what the F ... are doing? If it were not for me, you would be in jail. अगर मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। I am saving your ass. मैं आपका पिछवाड़ा बचा रहा हूं। Everybody hates you. Everybody hates Israel because of this. सब तुमसे और इजराइल से नफरत करते हैं। ट्रंप का ये गुस्सा इजराइल द्वारा लेबनान सीजफायर के वॉल्यूशन के कारण था। तो संजय जी, अब मैं बता रहा हूं, ये अब चिंतन करें हमारे यहाँ के दद्दा 75 साल से बूढ़े, जो राजनाथ जी भी आ जाते हैं उसमें। अब भारत के फर्जी अनपढ़ विश्वगुरु जो स्वयं कई मानसिक बीमारियों से, जैसे झूठ बोलना, हिंदू मुसलमान भेदभाव करना, 70 साल के कांग्रेस के शासन को कोसना, नेहरू को कोसना, इतिहास और धर्म संस्कृति के बारे में झूठ बोलना,
फोबिया के कारण ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डेली बेसिस पर साइलेंस रखना, मनमोहन सिंह जी की यूपीए गवर्नमेंट को कोसते हुए रुपए का गिरना, महंगाई, बेरोजगारी, इकोनॉमी, पड़ोसी देशों से रिलेशंस, डिप्लोमेसी, पेट्रोल डीजल गैस के दामों आदि पर 2010 से 14 के बीच में कहे गए अपने सभी स्टेटमेंट्स को भूल जाना और वर्तमान में भारत के 80 साल में आने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस, स्टॉक मार्केट स्कैंडल्स, करप्शन, एजुकेशन एंड सेक्स स्कैंडल, अनएम्प्लॉयमेंट, मीडिया फ्रीडम एंड लोगों के फ्रीडम की स्पीच और एक्सप्रेशंस को खत्म करना, बर्बाद डिप्लोमेसी, ऑपरेशन सिंदूर में पॉलिटिकल डिफीट, भारतीय नागरिकों के अमेरिका द्वारा हथकड़ी बेड़ियों में भेजे जाने पर खामोश रहना, महिला खिलाड़ियों पेपर लीक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में व्यापक भ्रष्टाचार, वीसी वाइस चांसलर प्रोफेसर्स की पोजीशंस को लाखों करोड़ों में बेचने के आरोप, एडमिशन सीट्स को बेचने के आरोप, सेक्स स्कैंडल्स, एप्स्टीन फाइल, फिलिस्तीनी ईरान वार के ऊपर खामोशी, विदेशी ताकतों द्वारा चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अब यूएसए द्वारा न्यू ट्रेड डील के बाद भारत के संपूर्ण व्यापार ट्रेड पर कब्जे के बाद भारत का आर्थिक रूप से गुलाम बना देना, विदेशी इन्वेस्टर द्वारा भारत से अपने पैसे निकाल लेना आदि पर साइलेंस, इनकी चुप्पी और उनके अंधभक्त मोहन भागवत, संघ, तलवे चाटने वाले फिल्म एक्टर्स, कॉर्पोरेट लीडर, फर्जी भगवा पहनने वाले देश के 90% से ज्यादा संत महात्मा, कथावाचक क्या कहेंगे कि ये उनका फर्जी और 75 साल से ज्यादा उम्र का बूढ़ा 25 फरवरी 2026 को बिना किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम और एजेंडा के इसी नेतन्याहू के तलवे चाटने इजराइल पहुंच गया और वहां की संसद में एक बकवास फर्जी आध्यात्मिक ज्ञान दे डाला जिसका पूरे विश्व में खूब मजाक बना कि इजराइल फादरलैंड है और भारत मदरलैंड है। अब उनका ये मालिक नेतन्याहू और इजराइल डोनाल्ड ट्रंप से गंदी गंदी गालियां खाकर ह्यूमिलेट हो रहा है। मतलब नेतन्याहू और इजराइल डोनाल्ड ट्रंप से गंदी गंदी गालियां खा रहा है उनका, तो जो शायद ही वर्ल्ड के पॉलिटिकल हिस्ट्री में इससे पहले कभी हुआ हो। एक कंट्री का हेड ऑफ स्टेट दूसरी कंट्री के किसी हेड ऑफ स्टेट को इतना ह्यूमिलेट किया हो गालियों के कारण, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये आज तक वर्ल्ड की पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा। अब देशवासी समझ गए होंगे कि मोदी ट्रंप के आगे क्यों भीगी बिल्ली बनकर खामोश रहते हैं और उनकी अमेरिका की सभी शर्तों को बिना किसी विरोध के मान लेते हैं। उनको डर है कि ट्रंप उनको भी इतना गरियाएगा कि मोदी जी अपने जीवन में इतनी गालियां नहीं खाए होंगे। तो संजय जी, एक मानसिक बीमारी होती है डिमेंशिया। हम बुढ़ापे में क्यों गालियां देने लगते हैं? तो आज ये चूंकि मैं हर प्रोग्राम में अपना कुछ मेडिकल का टॉपिक भी कवर करता हूं, तो ये मेरा लास्ट, इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा और ये थोड़ा सा उसकी रेमेडी पार्ट को जरूर कहूंगा सो दैट हमारे बुजुर्गों को ये पता नहीं चाहिए 75 साल के बाद ये हमारी ऐसी अवस्था क्यों हो जाती है। ये है उसका टेक्निकल राइटअप है ये संजय जी, ये कि इरिटेशन और गालियां देने का 75 प्लस एज में कारण, नंबर 1 शारीरिक दर्द और कई क्रोनिक पेन जैसे आर्थराइटिस, टायर्डनेस, वीक सेल्स, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ, सुनने देखने की कमजोरी, वीक सेंसरी कंट्रोल, फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं। दर्द सहने की टॉलरेंस घटती है जिससे छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं। कॉग्निटिव चेंजेस, दिमागी बदलाव, माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, डिमेंशिया, अल्जाइमर आदि के सिम्टम्स के कारण मूड स्विंग्स होना और एंगर आता है। फ्रंटल लोब जो ब्रेन का 40% है और एनालिटिकल विजडम, लॉजिकल हेल्थ को कंट्रोल करता है, वीक हो जाता है क्योंकि इमोशनल इश्यूज के कारण लिम्बिक सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। जो बीच का हिस्सा होता है लिम्बिक सिस्टम, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है तो हमारा फ्रंट का हिस्सा कमजोर होता चला जाता है। मिडिल पोर्शन में है जिससे इंपल्स कंट्रोल कम हो जाता है। डिप्रेशन और एंजाइटी, अकेलापन, पत्नी, पति, दोस्तों और नजदीकी रिलेटिव्स की डेथ के कारण, रिटायरमेंट के बाद की इनसिक्योरिटी, लाइफ के पर्पस का ना पता होने से, अनसर्टेनिटी, कोई मोटिवेशन ना होना, लोनलीनेस और इंडिपेंडेंस के खो जाने पर फियर, डिप्रेशन ट्रिगर करता है जिससे इरिटेबिलिटी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, बीपी, शुगर, पेन किलर्स आदि जो रेगुलर लेनी पड़ती हैं इस बुढ़ापे में आदि से मूड बदल जाना, हैप्पी हार्मोन्स, वीकनेस ऑफ सेल्स, सर्कुलेशन ऑफ पुअर ब्लड ड्यू टू लेस मूवमेंट्स, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स की डेफिशिएंसीज के कारण इमोशनल इम्बैलेंसेस हो जाता है इस उम्र में। प्रोस्टेट, लैक ऑफ स्लीप, यूरिक एसिड का बढ़ना, यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस जैसी बीमारियों से भी टेम्परेरी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। डिमेंशिया या ब्रेन चेंजेस में डिस इनोवेशन होता है, यानी पहले जो सोशल फिल्टर
गाली देने पर कंट्रोल करने वाला, बुराइयां करने वाला, देखने वाला या नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करने वाला, विजडम को जो कवर करता है, वो जो फ्रंटल लोब वो कमजोर हो जाता है और फिर व्यक्ति भूल जाता है कि वो किस पद पर बैठा है, उसकी शारीरिक उम्र क्या है, सामाजिक इमेज क्या है, सामने वाले व्यक्ति की भी वो स्थिति और इमेज को भूल जाता है और अपमान और गालियां देने का अपराध कर बैठता है। इसका सर्वोत्तम उपाय यह है रेमेडीज, क्योंकि जब मैं तकलीफ बता रहा हूं तो मैं आज सभी अपने एल्डरली लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स बताता हूं, उनको प्रैक्टिस करिए तो शायद आपको उसमें फायदा होगा, मुझे आप उस समय याद करेंगे। नंबर 1 उपाय, डेली वॉकिंग इफ पॉसिबल, सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगिक आसन प्रैक्टिसेस। नंबर 2, 30 टाइम्स डेली डायफ्राम ब्रीदिंग, पेट से सांस लेना धीरे धीरे, एंड और उससे भी ज्यादा धीरे धीरे एक्सहेल करना, स्लो एक्सहेलिंग विथ क्लोज आईज इन ओपन एरिया, खुले हवा में आंखें बंद करके 30 बार कम से कम गहरी गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस डेली कीजिए, इनहेल और एक्सहेल सिंपली। चैंटिंग ऑफ ओम, ए यूनिवर्सल मंत्रा 108 टाइम्स विद स्लो एंड लो पिच, स्लो और लो पिच के साथ धीरी आवाज में, और ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, सूर्य का मंत्र, सबसे सुंदर 7 बार हनुमान चालीसा, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंद महासु कोई, हनुमान चालीसा का पाठ उसको भी 2 भाग में बांट करके करिए, 4 सुबह और 3 शाम को। लाइट भोजन, especially evening meal around 6 to 7 p.m. Good amount of water is very essential for mood control. 15 बार रात को 15 टाइम्स गहरी सांसें पेट से रात को सोने से पहले और उन्हें धीरे धीरे एक्सहेल करना, और रात को सोने से पहले पैरों को ठंडे पानी से धोना, उनमें थोड़े किसी भी ऑयल के साथ हल्की मालिश तलवों में करना, एवरीडे मॉर्निंग में थोड़े से तेल के साथ हथेलियों में मालिश, सीधे और उल्टे कलाइयों में हल्के हाथ से मालिश, पैरों के तलवों में मालिश, पिंडलियों में मालिश, अंत में फेस पर, गर्दन आगे पीछे हल्की मालिश, सर में फिंगर से मसाज अवश्य करें। फॉर बेटर इमोशनल रेगुलेशन, चिंता, सोच कम करना, ध्यान, मेडिटेशन करना, एग्रीएबल कंप्रोमाइज की प्रैक्टिस करना, पॉजिटिव एटीट्यूड के लोगों के साथ फ्रेंडशिप, इमोशनल चैनलाइजेशन, नेगेटिव विचारों को बढ़ाने वाली चीजों से दूर रहना, जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले प्रोग्राम, मूवीज और गोदी मीडिया, टीवी चैनल और अखबारों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर बुढ़ापा आपको स्वस्थ रखना है तो को टोटली अवॉइड करना, चुगली, निंदा, भेदभाव करने वाली बातों और लोगों से दूर रहना, बीजेपी के व्हाट्सएप ग्रुप से दूर रहिए। क्रिया योग सर्वोत्तम है, क्रिया योग का अभ्यास इस उम्र में अति आवश्यक है, क्योंकि याद रहे भारतीय शास्त्रों में वेदानुसार ये आयु 75 वर्ष की बाद की आयु संन्यास आश्रम अर्थात वैराग यानी राग का छोड़ना, अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स को राग कहते हैं, उसको छोड़ने की होती है संन्यास आश्रम। जीवन का महत्वपूर्ण सत्य, आप दुनिया में किसी को नहीं बदल सकते, पर गंभीर रूप से अभ्यास करने की है, क्योंकि सबसे पहला एक सत्य को जरूर प्रैक्टिस में लाइए, आप दुनिया में किसी को नहीं बदल सकते, इससे गंभीर रूप से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने प्रारब्ध के अनुसार ही अपने व्यक्तित्व में चेंज ला सकता है, और प्रारब्ध होता है हमारी आपकी सबकी हॉरोस्कोप कुंडली। क्रिया योग क्या होता है? क्रिया योग 3 फैक्टर है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं क्रिया योग के। तप का मतलब है ऑस्टेरिटी, प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट, लिविंग भोगों को कम करते चले जाना। स्वाध्याय, डेली रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, मोटिवेशनल स्टोरी, खासतौर से गीता पढ़िए, और भी धार्मिक कहानियां पढ़ सकते हैं। डेली स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, और ईश्वर के आगे टोटल सरेंडर, मतलब वही भक्ति की बात कही है। तो तप, स्वाध्याय मतलब डेली रीडिंग और भक्ति, ये जरूर करते रहिए। इसलिए संजय जी, और आपको बताऊं, आपको जानकारी एक बहुत अच्छी थी, भगवान कृष्ण भी एंगर मैनेजमेंट पे बहुत अच्छी बातें कही हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम खत्म करना चाहेंगे, ये लास्ट है। सभी कुछ कहना लास्ट में जाते जाते ये तो बताइए, अंजना ओम कश्यप ने 4 PM पे मुकदमा किया है, सरकार और सरकार के सब पीछे पड़े हुए हैं। संजय जी की चिंता दूर करता है। संजय जी की हॉरोस्कोप में बंधन योग नहीं है, जेल जाने का योग ही नहीं है, तो कोई क्या कर लेगा आपका? आपकी हॉरोस्कोप में जेल, इतना लाड़ इनको अंजना ओम कश्यप को 4 PM पे इतना लाड़ क्यों आया? अरे वो तो आप ऐसा है ना, वो तो चिढ़ जाती, वो आप देखती है ना, जब वो बोलती है ना, उसके नथुने फूल जाते हैं, नथुने बिल्कुल
नथुने भूल जाएंगे, आंखें चढ़ा लेगी, आईब्रो उसकी पता नहीं कैसी अजीब सी मानसिक रोगी है वो, उसको छोड़ दिए, शी इज ए मेंटली सिक लेडी। गोदी मीडिया का होगा क्या, भविष्य क्या होगा? आज लोगों ने, जैन जी ने घेर घेर के गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया के मुर्दाबाद। तो आपको पता है, देखो मैंने आपको पता नहीं है कि भाई ये नेपाल में पिटे थे, भाई बुरा हाल है होने वाला अगला। आपको पता है जितने भी अंजना ओमकच्छम, रूबिका लियाकत हैं, श्वेता सिंह हैं या चित्रा त्रिपाठी हैं, जैन जी यही करने वाली है। इनको जनपथ राजपथ जो है ना, जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का जो रोड है, उस पर वो इनके पीछे छोटा सा कोई खाने पीने का आइटम लगा देगी और पीछे कुत्ते छोड़ देगी जंगले, तो बस उनसे कहेगी अंजना भाग, अंजना भाग। हिंसा से, प्यार से नहीं, हिंसा नहीं है, वो जो करना होगा कुत्ते करेंगे, हम क्यों करेंगे, वो अपने आप डॉग्स कर लेंगे अपना काम जो करना। खैर संजय जी, हम आते हैं, आपको बताऊं कि एक चीज और, मैंने एक हॉरोस्कोप डिस्कस किया, बहुत बड़ा स्कैन हुआ है। ये हॉरोस्कोप है, देखिए मैंने संवत्सर की हॉरोस्कोप, ये संवत्सर की हॉरोस्कोप को मैंने डिस्कस किया था। ये 19 मार्च 2026 को जो नया संवत्सर 2083 शुरू हुआ है, 6:52 में मीन लगन बना था। इस हॉरोस्कोप के साथ मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। ये हॉरोस्कोप मैंने दर्शकों 15 मार्च के प्रोग्राम में आप क्या किया था, 15 मार्च को बृहस्पति के 2 जून को राशि बदलते ही 15 लाख करोड़ से ज्यादा का स्टॉक मार्केट घोटाला एक्सपोज हुआ। क्या कारण है ये देखिए, राइट अप है, उसको जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें मैक्सिमम गुजराती कनेक्शन क्यों मिलता है? संजय जी, जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं ये बड़ा चिंता का विषय है, इसमें गुजरात के लोगों का कनेक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो हमें देशवासियों को चिंता करनी चाहिए क्या कारण है, कौन से ग्रह इनके खराब है। तो नंबर 1, 1992 में हर्षद मेहता स्कैम 5000 करोड़ का था, वो गुजराती जैन परिवार से थे। उसमें उन्होंने क्या किया, फेक बैंक रसीदों से पैसे डाइवर्ट कर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट किए और बाजार क्रैश हो गया। 2001 में केतन पारेख स्कैम, वो भी गुजराती, सर्कुलर ट्रेडिंग और पंप एंड डंप से K10 स्टॉक मैनिपुलेट किए उन्होंने, वो 40,000 करोड़ का था। और 2023 में यूएस बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट जारी की, डिकेड से स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन, उन्होंने आरोप लगाया डिकेड से स्टॉक प्राइस मतलब 10 साल से ज्यादा स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड, उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगाए थे। ऑफशोर शेल कंपनीज टैक्स हेवन में जो है बैठी हैं, जहां पर टैक्स रिबेट गवर्नमेंट देती है, के जरिए स्टॉक्स को इन्फ्लेट करना, हाई डाटा छिपाना, मनी लॉन्ड्रिंग। अदानी ग्रुप के 80% प्लस उसमें उछाल आ गया था उन शेयर्स में उस दौरान। इस खुलासे के बाद अदानी की मार्केट कैपिटल लगभग 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर गिर गई थी। सेबी ने अदानी ग्रुप के सामने घुटने टेके और उसके तलवे चाटे, और वो रिपोर्ट का आज तक कोई जजमेंट नहीं हुआ है। तो अभी 2026 में जस्ट अभी कुछ दिन पहले राजेश एक्सपोर्ट का घोटाला हुआ, जिसका अकाउंटिंग ईयर 21 से लेकर 25 तक सेबी ने पकड़ा 15,15,000 करोड़ का, 15,15.15 लाख करोड़ का इसमें घोटाला किया गया है, जिसमें भी करंट अकाउंटिंग ईयर नहीं जोड़ी गई। किसी ने वीडियो भेजी थी कि 8 लाख और जोड़ दी तो 23 लाख करोड़ का है, जो इंडिपेंडेंट भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल घोटाला है संजय जी, ये सबसे बड़ा। तो ये इसमें उनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का 99.8% था। ओवरसीज सब्सिडीज वेलकैम्बी ऐसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनर है से अनवेरीफाइबल ट्रांजेक्शन इन्होंने किया है। फुल गोल्ड वैल्यू बुक करना, प्रोसेसिंग फीस के बजाय फेक ट्रेड्स, उन्होंने 11,487 करोड़। प्रमोटर अकाउंट्स में अनअप्रूव्ड फंड का ट्रांसफर इनको पाया गया है। ये सेबी ने सारी गलतियां पकड़ी हैं। रेवेन्यू मिसमैच हुआ है ऑडिटेड फिगर से। तो संजय जी, जो मैंने अभी आपको दर्शकों को दिखाई है संवत्सर की कुंडली, उसमें मैंने ये सब बातें कही थी। तो मैंने कहा, और आपको जानकारी होनी चाहिए संजय जी, LIC ने इस अनऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट रिसर्च करने के बाद, आज तक LIC कभी बिना रिसर्च के कैसे पैसा लगा देता है, इसमें पब्लिक मनी का, जिसमें हमारी पब्लिक मनी है, लगभग 11% LIC ने इस कंपनी में डाल रखा है। इसी तरह अदानी ग्रुप में भारी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और LIC, SBI सहित कई पब्लिक सेक्टर बैंक का अदानी के शेयर्स में पैसा लगा हुआ है। मैंने अपने 15 मार्च 2026 के प्रोग्राम में संवत्सर 2083 जो कि 19 मार्च 2026 को अराउंड 6:52 सुबह शुरू हुआ था, भारत की और बीजेपी के हॉरोस्कोप को इस संवत्सर में होने वाले प्रभाव की प्रिडिक्शन करते हुए कहा था कि वर्ष के राजा बृहस्पति, मंत्री मंगल, दोनों का संबंध भारत की हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस यानी फाइनेंस से बन रहा है। अतः इस पूरे वर्ष में भारत की इकोनॉमी, ट्रेड, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल पोजीशन विदेशी प्रभाव में रहेगी,
रुपया बेहद कमजोर होगा, विदेशी कर्ज बढ़ेगा। ये संजय जी, ये इसमें आप देखिए यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा। ये पुराना राइटअप है, डेट भी पड़ी हुई है 15 मार्च की। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक मार्केट, जेन जी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, एनर्जी सेक्टर्स के लिए अत्यंत अशुभ रहेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट घटेगा, बैंक फ्रॉड बढ़ेगा, स्कैम्स, स्कैंडल एक्सपोज होंगे। भाजपा की कुंडली में भी, ये बीजेपी की कुंडली में भी संवत्सर क्या खराब करने वाला है। 10वां भाव जागृत हो रहा है, क्योंकि ये मीन लगन की कुंडली है जो बीजेपी की हॉरोस्कोप का 10th हाउस है। संवत्सर की कुंडली में उदय हो रहा है, इसमें 6 लॉर्ड, 8 लॉर्ड, 12 लॉर्ड सभी का प्रभाव है। अतः सत्ता परिवर्तन, अनेक संकटों का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के पूरे इकोसिस्टम, कौन सा है वो इकोसिस्टम? आरएसएस, वीएचपी, कॉर्पोरेट्स, मीडिया, चापलूस और करप्ट ब्यूरोक्रेट, जजेस, सहयोगी दलों, एलाइज आदि के काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, सेक्स स्कैंडल और अनइमोरल एक्ट्स, सेक्स अब्यूज, शोषण के स्कैंडल्स पब्लिक डोमेन में आएंगे, एक्सपोज होंगे। ये मैंने संवत्सर की बीजेपी की कुंडली के आधार पर भी प्रेडिक्ट किया है। साथ ही इनको सपोर्ट करने वाले विदेशी लॉबिस्ट, फोर्ड फाउंडेशन, एजेंसीज, एप्स्टीन गैंग भी एक्सपोज होंगे। आरएसएस की बर्बादी के लिए देश के प्रति उसके निकम्मे, नाकारा, देशद्रोही एटीट्यूड के लिए जैन जी, एजुकेशन सिस्टम, सीमाओं पर सुरक्षा, ये भी इसमें इनके साथ के लिए भी उन्हें भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा आरएसएस को। ऊपर यूएस या अन्य विदेशों में भी उन पर कोई कार्रवाई होने का योग बन रहा है। बस गीता का 4 श्लोक के बाद मैं प्रोग्राम करता हूं। गीता में भगवान द्वारा क्रोध, काम, क्रोध, लोभ से होने वाले नुकसान की चेतावनी देते हुए क्या कहा है, बस इसके साथ हम अपना प्रोग्राम, वेरी इंटरेस्टिंग। अगले प्रोग्राम में मैं डोनाल्ड ट्रंप की बीमारी और जॉय बाइडेन की करूंगा, जो मेरी सक्सेसफुल प्रेडिक्शन थी, क्योंकि इनके ये मेंटल डिसऑर्डर होता है जब हम और मोदी जी की अगर हॉरोस्कोप मिल गई तो उस पर भी करूंगा कि ये क्यों बीमारी गाली देने की होती है। चैप्टर 2 श्लोक 62, विषयों का चिंतन। द मैन ड्वेलिंग ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट डेवलप अटैचमेंट फॉर देम, फ्रॉम अटैचमेंट स्प्रिंग्स अप डिजायर एंड फ्रॉम डिजायर अनफुलफिल्ड डिजायर से एंस्यूजेस एंगर। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है जब हम ज्यादा चिंतन करते हैं, और अगर उसमें हमें फेलियर मिले तो हमें क्रोध आने लग जाता है। तो क्रोध का कारण भगवान ने ये बताया। नंबर 2, क्रोध से भगवान कहते हैं नुकसान क्या क्या होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। देखो भगवान यहाँ पर खुद कह रहे हैं स्मृति में भ्रम होता है। संजय जी, डिमेंशिया कहते हैं अंग्रेजी में इस बीमारी को, भूलने की बीमारी। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति, विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से उस पुरुष की पूर्णतः बर्बादी हो जाती है। फ्रॉम एंगर अराइजेस डिल्यूजन, फ्रॉम डिल्यूजन टू कंफ्यूजन ऑफ मेमोरी, फ्रॉम कंफ्यूजन और मेमोरी लॉस ऑफ रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, फ्रॉम लॉस ऑफ रीजन वन गोज टू कंप्लीट र्यून। आज जिस सब्जेक्ट की न्यूरोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं कि जरूरत से ज्यादा इमोशनल और मेटेरियलिस्टिक सब्जेक्ट पर फोकस करने से हमारा फ्रंटल लोब जो एनालिटिकल ब्रेन कमजोर हो जाता है, उसी बात को हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से समझा दिया। और चैप्टर 3 में, परंतु अपने द्वारा कंट्रोल किए गए अंतःकरण वाला मनुष्य अपने वश में किए गए राग द्वेष से रहित इंद्रियों, चैप्टर 3 श्लोक नंबर 64, परंतु अपने द्वारा कंट्रोल किए गए अंतःकरण वाला मनुष्य अपने वश में किए गए राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को भोग करता हुआ भी अंतःकरण की इनसाइड हैप्पीनेस, टोटल सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करता है। बट सेल्फ कंट्रोल पर्सन while enjoying the various sense objects through his senses, which are disciplined through meditation and detachment and free from likes and dislikes, attains composed, tranquil, unperturbed, unshaken mind. काम, क्रोध, लोभ, भगवान यहां पर कहते हैं लास्ट श्लोक के साथ, काम, क्रोध, लोभ, ये संजय जी नरक के 3 द्वार हैं, भगवान ने कहा। चैप्टर 16 श्लोक नंबर 21, काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात पतन करने वाले हैं। अतः इन तीनों का त्याग करना चाहिए। इसके साथ फिर हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देव मोह हरौ कलेश विकार। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। जी राजीव नारायण जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और आप सहमत होंगे कि जब नौजवान निकलते हैं तो बड़ी से बड़ी हुकूमत हिल जाया करती हैं। नौजवानों की शक्तियों को कम नहीं आंकना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए कि वो कितना खिलवाड़ कर रही है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।